नमस्कार। वन दरोगा मुख्य परीक्षा के सिलेबस में दिए गए एक ऐसे चैप्टर की आज हम बात करने जा रहे हैं जिससे 2 या 3 क्वेश्चन प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो। वो चैप्टर है जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP27 सम्मेलन। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो चलिए बिना देरी किए ही हम लोग इसको कवर करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा बड़ा है और ये बहुत कुछ हमको एग्जाम में हेल्पफुल कराएगा। तो देखते हैं इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं। शुरुआत करते हैं। अद्यतन विश्व का सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक प्राथमिकता वाले विषयों में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख स्थान रखता है। जलवायु एक ऐसा तत्व है जो बहुत सारे तत्वों को समाहित करके बना है और इसलिए यह प्राकृतिक रूप से सदैव परिवर्तनशील रहता है। अब जो हेडिंग होगा वो है जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या। तो वैश्विक समस्या कैसे है, क्या क्या चीज़ है इसमें, वो देखते हैं। जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक समृद्ध शास्त्र है। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय के लिए तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वायु, वर्षा, वायुमंडलीय कण तथा अन्य मौसम विज्ञान संबंधी चरों के विभिन्नता के औसत प्रतिरूप का मापदंड है। वर्तमान पृथ्वी की व्यवस्था, वह चाहे जीव जंतुओं की व्यवस्था हो या मानवीय व्यवस्था हो, जलीय, स्थलीय और वनस्पतिक सभी जलवायु का ही परिणाम है। और अगर जलवायु तंत्रों में परिवर्तन होता है तो संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन होगा। वर्तमान व्यवस्था उतनी संवेदनशील है कि अगर वैश्विक तापमान में 1 से 2 सेंटीग्रेड परिवर्तन हुआ तो समूचे पृथ्वी के संपूर्ण जैव और अजैव जगत का विनाश ही हो जाएगा। सामान्य तौर पर ये आम धारणा होती है कि जलवायु परिवर्तन त्वरित होता है, लेकिन ये सदा सत्य नहीं है। जुरैसिक युग में अचानक जलवायु परिवर्तन के परिणाम मिले हैं, जिससे जलवायु में एकाएक बदलाव से डायनासोर का सामूहिक विलोपन हुआ है। पिछली सदी का अंतिम दशक 1991 से 2000 विश्व के लिखित तापमान के इतिहास का सर्वाधिक गर्म दशक रहा तथा वर्ष 2005 सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। आज मानवीय क्रियाओं से वन विनाश, ग्रीन हाउस गैसें, तीव्र विकास, ओजोन क्षय आदि के परिणाम स्वरूप संभावित जलवायु परिवर्तन की चिंता एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मानवीय क्रियाओं से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी तो जलवायु में स्थानीय, प्रादेशिक और वैश्विक परिवर्तन होगा, जिसका परिणाम भयावह होगा। वैश्विक तापमान के कारण हिमानी एवं हिम कैंपों के पिघलने की दर में वृद्धि होगी, जिससे सागर तल में वृद्धि होगी और द्वीपीय देश जलमग्न हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण है। मानव द्वारा जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को बड़ी मात्रा में जलाए जाने, निवर्णीकरण आदि से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत मिलुटिन मिलानकोविच ने दिए थे। यह सिद्धांत पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंध है। इस सिद्धांत में प्रमुख अंग पृथ्वी की कक्षा को उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की निरंतरता, विषुवयन है। जलवायु परिवर्तन के मापन के लिए किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना हिम तत्व है, मतलब आइस कोर है। जलवायु परिवर्तन तापमान, वर्षा, हिम एवं पवन आदि में एक बड़े परिवर्तन द्वारा मापा जाता है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी करने वाला एक प्रमुख कारक माना गया है। विश्व का सर्वाधिक ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश जो है वो चीन है। विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश भूटान को माना जाता है। ये सब पॉइंट है याद करने वाले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर भी पड़ता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 का आयोजन पेरिस में हुआ था। कब हुआ था ये? 2015 में। पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। अब देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के संकेतक, जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से संकेतक हैं उनको देखेंगे। वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से लगभग 1880 से पृथ्वी के सतह के तापमान का आकलन या मापन किया जा रहा है और यह निरंतर विकास की ओर जा रहा है। वर्तमान में यह भी यह स्थल और जलीय भागों को मिलाकर लगभग हजारों स्थान का तापमान मापा जा रहा है। पृथ्वी के पिछले कालों में हुए जलवायु परिवर्तनों के परिणामों को जलवायु परिवर्तन के संकेतक कहते हैं। पूरा जलवायु के संकेतक, इसमें हम लोग देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पूरा जलवायु के संकेतक, इसमें है आपका जैविक संकेतक, वानस्पतिक संकेतक, पौधों के जीवाश्म, ऑक्सीजन आइसोटोप्स, वृक्ष के तने में पाए जाने वाले वलय में वृद्धि। दूसरा है प्राणीजात संकेतक, प्राणीजात जीवाश्म जंतुओं का वितरण, यह है आपका। अब देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको एक बॉक्स में दिया है, देख लेते हैं इसको भी। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा है अवश्य देखें। तो अवश्य देखें का मतलब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें
किसके चारों ओर व्याप्त वायुमंडल प्राकृतिक पर्यावरण तथा जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण संघटक है, तो वह है पृथ्वी के। दूसरा देखते हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सोख लेता है, तो वो वायुमंडल सोख लेता है। कौन तापमान वर्षा हिम एवं पवन प्रतिरूप में आए एक बड़े परिवर्तन द्वारा मापा जाता है, तो आपका जलवायु परिवर्तन होगा। ठीक, नेक्स्ट है, किसने यह सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, तो वो थे मिलुटिन मिलानकोविच। अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे पॉइंट में। सूर्य की बाह्य सतह का तापमान कितना है, तो वह है 6000 केल्विन। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया किसकी वजह से होता है, तो उसका कारण जो है वो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अपक्षय, प्रदूषण, ये होगा। नेक्स्ट है, कितने सेंटीग्रेड वैश्विक तापमान में परिवर्तन हुआ तो समस्त पृथ्वी पर समस्त जैव और अजैव जगत का विनाश होगा, तो वो आपका 1 से 2 सेंटीग्रेड में होगा। ठीक, नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण। अब देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। भौमिकी संकेतक, हिमानी से बने झीलों के अवसादों का निक्षेपण, कोयला अवसादी निक्षेप, मृदी संकेतक, उच्च अक्षांशों में हिमानियों के चिन्ह। दूसरा है हिमी संकेतक, इसमें देखेंगे भूगर्भीय अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन प्रक्रिया का प्रकट होना। नेक्स्ट है विवर्तनिक संकेतक, इसमें पहला हम लोग देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी, ध्रुवों का भ्रमण एवं महाद्वीपीय प्रवाह, पूरा चुंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण, ये इसमें हो गए। अब देखेंगे सेकंड वाला सागर तल में परिवर्तन, बाढ़ अभिलेख, सूखा अभिलेख इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट से 1970 के दशक में सुदूर संवेदन की शुरुआत हुई। उपग्रह सतह के यंत्रों से ज़्यादा विविधतापूर्वक तापमान का आकलन करते हैं। अब पृथ्वी द्वारा निष्कासित ऊष्मा को पार्थिव विकिरण के नाम से जाना जाता है। यह विकिरण वायुमंडल में उपस्थित हरित गैस से अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल पर्याप्त गर्म हो जाता है। वर्तमान समय में मानवीय क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में हरित गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ रहा है। 1820 के प्रारंभ से ही पृथ्वी तथा वायुमंडल में हरित गृह गैसों के तापमान नियंत्रण की भूमिका को स्वीकार करने लगे थे, जिनमें CO2, CH4, N2O और H2O आदि पृथ्वी के वायुमंडल में कंबल की तरह कार्य करते हैं। ये गैसें पृथ्वी के समस्त जीवन प्रणाली हेतु पर्याप्त तापमान को बनाए रखती है। अब हेडिंग है आपका जलवायु परिवर्तन के खतरे और संवेदनशीलताएं। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक संसाधनों तथा लोगों की आजीविका पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। भारत में कृषि, जल, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता तथा स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। INCCA रिपोर्ट में समुद्र के बढ़ते हुए जल स्तर, चक्रवाती तीव्रता में वृद्धि, वर्षा जल सिंचित फसलों में फसल पैदावार में कमी, पशुधन दबाव, दूध उत्पादन में कमी, बाढ़ों में वृद्धि तथा मलेरिया के विस्तार के प्रभावों की चेतावनी दी गई है। भारत के जंगल भी जलवायु परिवर्तन की सक्रियता और विविधता के चलते वन के स्वरूप को बदलने वाले हो जाएंगे। अब देखते हैं हेडिंग कौन सा है, वो है भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर किए गए महत्वपूर्ण उपाय। क्या क्या किया गया है भारत के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर उपाय, उसको देखते हैं। भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया है। भारत ने 2020 तक 2025 के स्तर पर 20 से 25% तक के इसके सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन की सघनता कम करने के घरेलू लक्ष्य की घोषणा की है। कार्बन ट्रेडिंग, सीडीएम, कार्बन सिंक आदि द्वारा वैश्विक तापन, कार्बन और CO2 को कम किया जा रहा है। कार्बन टैक्स कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देशों पर लगाया जाता है। सर्वप्रथम 2005 में न्यूजीलैंड ने कार्बन टैक्स लगाया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश सर्वप्रथम कार्बन टैक्स लगाया था, तो आप बताओगे न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है NEPCC के अलावा सभी राज्यों को भी राज्य स्तरीय कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए कहा गया है। वर्तमान परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन में वित्त पोषण के लिए भारत में उपलब्ध 2 मुख्य माध्यम घरेलू साधन और अंतर्राष्ट्रीय साधन हैं। अब जलवायु संरक्षण में देखेंगे, ठीक, उसमें है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशन कौन कौन है उनको एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन। इसके तहत संपूर्ण ऊर्जा प्रयोग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना तथा परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं
बायोमास ऊर्जा जैसे स्रोतों को महत्व प्रदान करना है। इसके तहत वर्ष 2020 तक देश को 20,000 मेगावाट की सौर बिजली क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य है। इसका पहला चरण जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के नाम से चल रहा है। इसमें 1,000 मेगावाट की क्षमता संस्थापित किए जाने की योजना है। चरण 2 में 4337 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित है। चरण 2 के क्रियान्वयन की समीक्षा के बाद चरण 3 की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। सेकेंड है इसमें राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन। इसके तहत नई संस्थागत प्रणालियों को सृजित करने का लक्ष्य है। इस मिशन के अंतर्गत बड़े उद्योगों की कारगरता संवर्धित करने के लिए पीएटी प्रणाली, सुपर एफिशिएंट उपकरण लगाने के कार्य को तीव्र करने के लिए सुपर एफिशिएंट उपकरण कार्यक्रम। तीसरा है राष्ट्रीय वहनी पर्यावास मिशन। कौन सा है? राष्ट्रीय वहनी पर्यावास मिशन। इस मिशन दस्तावेज में अनुमानित कुल लागत 100 करोड़ परिलक्षित की गई है। यह मिशन नगरों में अपशिष्टों के प्रबंधन तथा ऊर्जा कुशलता बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब देखते हैं चौथा मिशन कौन था, वो है राष्ट्रीय जल मिशन। इस मिशन के अंतर्गत जल के प्रयोग में 20% तक किफ़ायत की बढ़ावा देना लक्ष्य है। पांचवा है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य नीति। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों की जानकारी और स्वास्थ्य, जनसांख्यिकी, प्रवास, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की उपजीविका के क्षेत्रों में चुनौतियों के प्रत्युत्तर पर ज्ञान का प्रसार करना है। छठा है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। इसके तहत वन भूमियों, सामुदायिक भूमि के अलावा 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में वनरोपण का लक्ष्य है। सातवां है राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन। इसके अंतर्गत हिमालयी पर्यावरण के लिए निगरानी प्रणाली की स्थापना करना है, जिससे हिमालयी हिमखंडों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सके। आठवां है, ये लास्ट है, जो 8 मिशन थे ना, उसमें राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन। इस मिशन का उद्देश्य नई किस्मों की ऐसी फसलों का विकास करना है जो उष्मा या बुरे मौसम के प्रभावों से स्वयं को बचा सके तथा जलवायु परिवर्तन का अधिक कुशलता से सामना कर सके। अब देखेंगे हम लोग जलवायु परिवर्तन पर हुए सम्मेलन। ये सम्मेलन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो चलिए बिना देर किए इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से हुए दुष्परिणामों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 1972 से प्रयासरत है। जून 1972 में हुए स्टॉकहोम के पहले पर्यावरण सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की स्थापना की गई। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय UNFCCC 21 मार्च 1984 से प्रभावी हुआ, जिसका 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थन किया गया। वर्तमान में 197 देशों द्वारा यह अभी समय पुष्ट है। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन पर हुए अब तक के सम्मेलन इस प्रकार हैं। तो पहला जो है वो मानव पर्यावरण सम्मेलन, पर्यावरण पर केंद्रित यह पहला और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में 119 देश शामिल हुए थे, जिन्होंने पहली बार एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को स्वीकार किया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण सुरक्षा पर स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दूसरा है हेलसिंकी सम्मेलन। इसमें देखते हैं वर्ष 1974 में बाल्टिक सागर क्षेत्र के समुद्री पर्यावरण की रक्षा पर हेलसिंकी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में तेल तथा अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों द्वारा जलीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्षेत्र में सहयोग के नियमन पर बल दिया गया। यह समझौता 1 जनवरी 2000 से प्रभावी हुआ तथा 1974 के हेलसिंकी कन्वेंशन को निरस्त कर दिया गया। अब है लंदन सम्मेलन। तीसरा समुद्री प्रदूषण तथा अपशिष्ट एवं अन्य पदार्थ क्षयपण निरोधक सम्मेलन, जिसे लंदन सम्मेलन कहते हैं, का आयोजन 1975 में किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य जलयानों, वायुयानों या भस्मीकरण द्वारा अपशिष्टों के ऐच्छिक क्षयपण पर नियंत्रण करना है। चौथा है यूरोपीय वन्य जीवन तथा प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन। यह सम्मेलन वनी वनस्पतियाँ तथा जीव जैविक तथा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योजना देते हैं। अब पांचवा हो गया वियना सम्मेलन। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, मैच फॉलोइंग के रूप में भी पूछ सकता है या ऐसे भी क्वेश्चन दिया रहता है, तो इसको एकदम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझ के तैयार कर लीजिएगा। इस सम्मेलन का आयोजन 1985 में किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य मानव जनित गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थों से ओजोन संरक्षण की सुरक्षा करना था। इसमें यह भी पूछता है कि वियना सम्मेलन किससे संबंधित है, तो दे देगा ओजोन संस्तर की सुरक्षा, या दे देगा कि मतलब कई तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसमें ये रहेगा ओजोन स्तर की सुरक्षा करना ही क्या होगा, किससे हानिकारक रासायनिक पदार्थों से, ठीक है।
1995 में संपन्न वियना सभा में ओजोन रिक्ति कारक पदार्थों पर समझौता हुआ है। इस समझौते में ओडीएस, सीएफसी और मिथाइल ब्रोमाइड की कटौती एवं शर्तें भी निश्चित की गई है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये एकदम एग्जाम में पूछे जाते हैं, वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, छठा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 16 सितंबर 1987 को इस प्रोटोकॉल पर 47 देशों में से 33 देशों ने हस्ताक्षर किए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। तो ये आप लोग डेट कंफर्म कर लीजिएगा। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों की ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले सीएफसी रसायनों का विकल्प तथा ओजोन संगत तकनीक विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन के बाद 2 प्रमुख संशोधन किए गए। पहला है लंदन संशोधन। ठीक है, 1990 में किए गए इस संशोधन के द्वारा ओजोन नाशक पदार्थों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन तथा मिथाइल क्लोरोफॉर्म के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने पर सहमत हुई। ख है इसका कोपनहेगन संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें देखते हैं, इस संशोधन में पहली बार विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग समय या अवधि निर्धारित की गई। ऐसे विकासशील देश जहां ओजोन भक्षी पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत 0.3 किलोग्राम सालाना से कम है, उन्हें विकसित देशों की अपेक्षा इन रसायनों का इस्तेमाल खत्म करने के लिए 10 वर्ष अधिक समय दिया। यदि संधि के प्रावधानों को संबंधित देश कड़ाई से लागू करेंगे तो 2050 तक ओजोन छिद्र स्वतः समाप्त होने की स्थिति में होंगे। 7वां है टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। कनाडा के टोरंटो नगर में जून 1988 में आयोजित टोरंटो कॉन्फ्रेंस ने वर्ष 2025 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में स्वेच्छा से 20% कटौती करने के लिए सभी देशों से आग्रह किया। अब देख रहे हैं, कह रहा है इन्हें भी जाने, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड की रिपोर्ट में पहली बार किस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया? तो वह है टिकाऊ विकास। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन में कुल खर्च केंद्र और राज्य का किस अनुपात में होगा? तो है आपका 75/25। यूनेप ने विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्व समुदाय को सचेत करने के लिए कौन सा नारा दिया? तो नारा दिया था ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, किस स्थान के दीर्घकालीन मौसम घटनाओं के औसत को क्या कहते हैं? किसी स्थान के दीर्घकालीन मौसमी घटनाओं के औसत को क्या कहते हैं? तो जलवायु कहते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन का पहला चरण किसके नाम से चल रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से चल रहा है। विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो वो है रियो, ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है, किस वर्ष को जलवायु इतिहास में ग्रीष्म ऋतु विहीन वर्ष कहते हैं? तो वो है आपका 1816 वर्ष। कहने का मतलब कि किस वर्ष को जलवायु इतिहास में ग्रीष्म ऋतु विहीन वर्ष कहते हैं? तो 1816 को कहते हैं। नेक्स्ट है, किस दौरान ग्रीनलैंड की जलवायु इतनी अधिक ठंडी हो गई कि वहाँ रहने वाले लोगों की सामूहिक मृत्यु हो गई? तो लघु हिमकाल का। राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन का दायित्व किस मंत्रालय पर है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पर है। ठीक, अब देखते हैं आगे। इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव को विकसित देशों ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि विश्व में किए जाने वाले संपूर्ण खनिज तेल के 50% भाग का उपयोग औद्योगिक स्तर पर विकसित देश करते हैं। 8वां है आपका जो सम्मेलन, वो विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 है। ठीक, चलिए देखते हैं। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 के जून माह में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को अर्थ समिट या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में उपस्थित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्यवाही योजना एजेंडा 21 स्वीकृत किया। इस सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों के प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग देगा। यह शिखर सम्मेलन कई अर्थों में असफल साबित हुआ, क्योंकि विकास के नाम पर विकसित देश अपनी कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से पीछे नहीं हटना चाहते थे। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप की संज्ञा प्रदान की गई। वर्ष 1995 में पहला कोप सम्मेलन आयोजित किया गया। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन द्वारा किया गया था। रियो नामक शहर में आयोजित होने के कारण इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन का मूल सूत्र था एक पृथ्वी, इसको देख लीजिएगा, इसलिए यह पृथ्वी सम्मेलन कहलाया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में हो रही बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित शोषण से उत्पन्न
पर्यावरणीय समस्याओं, ओजोन परत की क्षति और इससे संबंधित समस्याओं, वैश्विक ताप वृद्धि, प्रदूषण की खतरनाक स्थिति तथा जैव विविधता जैसे विषयों पर गंभीर विचार मंथन हुआ। अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको देख के जाइएगा। इस सम्मेलन का आयोजन 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में हुआ, जिसमें 159 देशों ने आम सहमत से हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन में 6 गैसों की कटौती किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ये गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साक्लोराइड। क्योटो प्रोटोकॉल में इन गैसों के उत्सर्जन के स्तर को 2012 तक 1990 के स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह संधि 2006 में रूस द्वारा हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हुई। क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। दिसंबर 2012 के दोहा सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि को 2020 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। नेक्स्ट है 10वां जोहान्सबर्ग सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना था। यह सम्मेलन पूछता है जोहान्सबर्ग सम्मेलन किससे संबंधित था या उसका लक्ष्य क्या था, तो उसका उद्देश्य और लक्ष्य भी क्या था, सतत विकास था। यह सम्मेलन 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 के दौरान आयोजित हुआ। इस 10 दिवसीय सम्मेलन में 200 राष्ट्रों के 60,000 प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 106 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाबो म्बेकी ने की। कौन ने की, किसने? थाबो म्बेकी। इस सम्मेलन को पृथ्वी 2 सम्मेलन भी कहा जाता है। अब आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में नवंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 11वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ। बाली सम्मेलन है, उसमें देखते हैं। विश्व के शिखर नेताओं, वैज्ञानिकों तथा शिष्टमंडलों ने दिसंबर 2007 में UNFCCC के इस सम्मेलन में भाग लिया। 1997 की क्योटो संधि से आगे की रणनीति के लिए इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था। 13वां है कोपेनहेगन सम्मेलन 2009। इसमें क्या देखना है? कोपेनहेगन डेनमार्क में 7 से 18 दिसंबर 2009 को आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को COP15 के नाम से भी जाना जाता है। 14वां है आपका कानकुन सम्मेलन 2010। इसमें देखते हैं वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में हुए UNFCCC के सम्मेलन COP15 की श्रृंखला का अगला सम्मेलन दिसंबर 2010 में मेक्सिको के शहर कानकुन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन को COP16 भी कहा जाता है। 15वां है आपका डरबन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसमें देखते हैं क्या है सही। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में वर्ष 2011 के नवंबर दिसंबर माह में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ। अब देख लेते हैं Rio+20 सम्मेलन। ठीक है, देखो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर यहाँ देखिए 20 दिया ना प्लस, तो आप कुछ न कीजिएगा 1992 पहला हुआ था रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो 1992 में आप क्या करिएगा 20 जोड़ दीजिएगा। जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2012। ठीक है, तो ऐसे आप याद कीजिएगा। ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में वर्ष 2012 के जून माह में Rio+20 सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में विश्व के 193 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के महासचिव सा जुकांग थे। इस सम्मेलन को औपचारिक रूप से यूनाइटेड नेशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम दिया गया। Rio+20 सम्मेलन की मुख्य थीम 2 थी। पहली थीम थी हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण व गरीबी दूर करने के उपाय। सम्मेलन की दूसरी जो थीम थी वो संतुलित व सतत विकास की अवधारणा को समझ लेना भी आवश्यक है। ठीक, अब देखते हैं कि कोष्टक में जो दिए गए हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण है। इसमें भी कह रहा है, बॉक्स में दिया हुआ है, अवश्य देखें। चलिए देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा 30 जून 2008 को किसके द्वारा की गई? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के। राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य है 1 लाख गीगावाट। फोटोवोल्टोइक उत्पादन में किसका उपयोग करके सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है? तो वो आपका है सेमीकंडक्टर। आगे है खाना बनाने की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा प्रणाली कहाँ स्थापित है? तो वो है माउंट आबू राजस्थान में। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन के कार्यान्वयन का दायित्व किस मंत्रालय पर है? तो वो है ऊर्जा मंत्रालय पर। राष्ट्रीय जल मिशन के कार्यान्वयन का दायित्व किस मंत्रालय पर है? तो जल संसाधन मंत्रालय पर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के कार्यान्वयन का दायित्व किस मंत्रालय पर है? तो वह है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन पर।
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का उद्देश्य है सूखा प्रतिशोध, आपदा प्रबंधन एवं कृषि अनुसंधान। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने इसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, तो वह है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो वह है कृषि। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लंबी हो जाएगी तो ये भी मान लीजिए कि ये चैप्टर भी प्रत्येक आगामी जो भी इन फ्यूचर होने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र का दोहा जलवायु सम्मेलन। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। कतर की राजधानी दोहा में 26 नवंबर से 7 दिसंबर 2012 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें विश्व के 200 देशों ने शिरकत की। इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के उत्सर्जन को घटाकर वर्ष 1990 के स्तर के नीचे लाया जाए। अब 18वां है वो संयुक्त राष्ट्र का वार्षा जलवायु सम्मेलन। इसमें देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2013 का वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2013 में पोलैंड की राजधानी वार्सा में 11 से 23 नवंबर 2013 के दौरान आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 189 देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पोलैंड के पर्यावरण मंत्री मार्सिन कोरोलेक ने की। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। ठीक, देखते हैं इसमें। कम उत्सर्जन और नवीकरण ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 में से 8वें स्थान पर पहुंच गया है। तो करंट अफेयर का है, मतलब 63 से सीधे 8वें स्थान पर पहुंच गया है। पर्यावरण रिपोर्ट गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो यूरोपीय संघ और 59 देशों के जलवायु प्रदर्शन को आंकते हैं, जो दुनिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 92% से अधिक होने के लिए या अधिक के लिए जिम्मेदार है। ठीक, नेक्स्ट है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि देश 2030 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने के लिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पहुंच के भीतर रखने और खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आवश्यक पहलू। रिपोर्ट पहले 3 स्थानों को खाली छोड़ देती है, क्योंकि किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह डेनमार्क को 4थे स्थान पर रखता है। इसके बाद स्वीडन और चिली का स्थान है। तो ये देख लीजिएगा, 3 स्थान खाली, 4थे पे डेनमार्क, 5वें पे स्वीडन और 6ठे पे चिली। ठीक है, और भारत ने GHG उत्सर्जन और मतलब ग्रीन हाउस गैस, ठीक, और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग प्राप्त की, जबकि इसे जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा वर्गों में मध्यम रेटिंग प्राप्त हुई। चीन, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है, इस साल के CCPI में 13 स्थान गिरकर 51वें स्थान पर आ गया और नए कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की योजनाओं के कारण समग्र रूप से बहुत कम रेटिंग प्राप्त की। अमेरिका 3 पायदान ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर पहुंच गया। ईरान 63वां, सऊदी अरब 62वां और कजाकिस्तान 61वां प्रदर्शन सबसे खराब रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने 2030 उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के सही दिशा में है, जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के परिदृश्य के अनुकूल है। हालांकि अक्षय ऊर्जा मार्ग 2030 लक्ष्य के लिए सही दिशा की ओर है। पिछले CCPI के बाद से भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को अपडेट किया है और 2070 के लिए नेट शून्य लक्ष्य की घोषणा की है। नेट शून्य का अर्थ है वातावरण में डाली गई ग्रीन हाउस गैस और निकाली गई ग्रीन हाउस गैसों के बीच संतुलन हासिल करना। NDC पेरिस समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की राष्ट्रीय योजना है। भारत ने अपनी अद्यतन NDC जारी किए और अब 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करना है। ये NDC वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के वितरण पर निर्भर है। विशेषज्ञों ने भारत में जलवायु कार्रवाई के प्रति नए लक्ष्यों और राजनीतिक संकेतों का स्वागत किया। उन्होंने एक न्यायसंगत और समावेशी ऊर्जा संक्रमण के महत्व के साथ साथ विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा और रूफटॉप फोटोवोल्टिक के लिए क्षमताओं की आवश्यकताओं पर
बल दिया। कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र उप राष्ट्रीय स्तर पर अधिक क्षमताओं की आवश्यकता और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्य योजनाएं प्रमुख मांगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत वैश्विक कोयला उत्पादन के 90% के लिए जिम्मेदार 9 देशों में से एक है और इसकी 2030 तक अपने तेल, गैस और तेल उत्पादन में 5% से अधिक की वृद्धि करने की भी योजना है। CCPI के विशेषज्ञों ने कहा यह 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के साथ असंगत है। अब देखेंगे हम लोग जो हेडिंग है वो 2030 जलवायु कार्य योजना के महत्वपूर्ण लक्ष्य। इसमें पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने अपने अभिप्रेत राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को प्रस्तुत कर दिया है। INDC स्वच्छ ऊर्जा दक्षता में अभिवृद्धि, कम कार्बन सघनता और सुलभ शहरी केंद्रों के विकास, अपशिष्ट के धनार्जन को बढ़ावा देने, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सतत और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल परिवहन नेटवर्क, प्रदूषण उपशमन तथा वन वृक्ष आवरण के सृजन के माध्यम से कार्बन सिंक में अभिवृद्धि करने में भारत के प्रयासों से संबंधित उसकी नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित है। अब हेडिंग है वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। इसमें देखते हैं मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों में वृद्धि के परिणामतः उत्पन्न ताप वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग शब्द के प्रयोक्ता ब्रिटिश पर्यावरणविद वालेस ब्रुएकर हैं। ग्लोबल वार्मिंग को एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है। भूमंडलीय तापन मुख्यतः मानवीय कृतियों का ही परिणाम है। क्षोमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से कारण है वो? पर्यावरण प्रदूषण, वन विनाश, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा, ओजोन क्षरण आदि। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। रेफ्रिजरेटरों तथा एयर कंडीशनरों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें वायुमंडल के ऊपरी भाग में स्थित जीवक रक्षक ओजोन परत को नष्ट करती हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। साइबेरिया क्षेत्र में वर्ष भर जमी रहने वाली मृदा परमोफ्रास्ट के गलने से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है। काला कार्बन प्रकाश का अवशोषण करने वाला सबसे प्रबल पदार्थ है। यह जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल और जैव ईंधनों, लकड़ी, उपले एवं बायोमास के अपूर्ण दहन से पैदा होता है। काला कार्बन की वैश्विक तापन क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से लाख गुना ज़्यादा है। काला कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए केंद्र सरकार प्रोजेक्ट सूर्य और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई है। भूरा कार्बन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाला एरोसॉल है। ग्रीन कार्बन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन पृथक होकर पृथ्वी और मिट्टी में समाहित होता है। ब्लू कार्बन वह है जो वायुमंडलीय कार्बन समुद्री एवं तटीय परितंत्रों के मैंग्रोव वनों, लवणीय दलदलों, समुद्री घासों एवं समुद्री खरपतवारों में जमा होता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं एवं सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्वास्थ्य का कुप्रभावित होना और समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से संबंधित है। समुद्री सतह में वार्षिक वृद्धि की दर 3 मिलीमीटर अनुमानित की गई है। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। फिजी में समुद्र तल में 0.15 मिलीमीटर यानी 6 इंच वार्षिक वृद्धि दर होने से फिजी के डूबने का संकट आसन है, मतलब नज़दीक के समीप है। अब हेडिंग है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय। कौन कौन से उपाय हैं देखते हैं। जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना, जिससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो। सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाए। डीजल के विकल्प के रूप में जेट्रोफा के तेल का प्रयोग किया जाए। प्रदूषण से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कड़ाई से पालन करना। सभी प्रकार के प्रदूषण के प्रति आम लोगों में सहमति लाई जाए। बृहत पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना। ताप विद्युत संयंत्रों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाए। देश अपने कुल भूभाग पर 33% क्षेत्र को छादित करें। ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस का वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं हेडिंग जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर पड़ने वाला प्रभाव। कौन कौन सा प्रभाव पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव हम देखते हैं। तापमान में वृद्धि से उत्पादकता में वृद्धि, नए फसल उगाने की संभावना, लंबे मौसम में परिवर्तन, CO2 में वृद्धि से उत्पादकता में वृद्धि देखते हैं। उसके बाद त्वरित परिपक्वता दर, नमी प्रतिबल में कमी। अब नकारात्मक प्रभाव में देखते हैं क्या है। कीट प्रकोप में वृद्धि, अत्यधिक ताप की वजह से फसल की क्षति, कम विश्वसनीय मौसम विज्ञान की वजह से योजना समस्या,
मृदा अपरदन में वृद्धि, खरपतवार तथा रोगों में वृद्धि, शाकनाशी और कीटनाशक की क्षमता में कमी, प्रतिबल, नमी और सूखे के खतरों में वृद्धि। खाद्य उत्पादन पर प्रभाव, खाद्य उत्पाद पर प्रभाव क्या पड़ेगा उसमें देखते हैं। वैश्विक तापमान बढ़ने से रबी फसल की उत्पादकता आएगी। मुर्गी पालन एवं दुग्ध उत्पादन में तापमान बढ़ने से प्रभाव पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षण की कमी से चाय की फसल में कमी आएगी। तापमान वृद्धि से मत्स्य उत्पादन में कमी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पारितंत्र एवं जैव विविधता पर प्रभाव, हेडिंग है। अब इसमें हम लोग को क्या देखना है, वैश्विक तापन से पोलर बियर, एम्पेरर पेंगुइन, समुद्री अकशेरुकी जीवों में कमी की संभावना है। जलवायु परिवर्तन से आवास विखंडन, संयोजकता ह्रास, पारितंत्र कार्य निष्पादन प्रणाली का खराब होना आदि घटनाएं घटित होंगी। अब देखते हैं हेडिंग, जलवायु परिवर्तन से समुद्री जल स्तर में वृद्धि। वैश्विक तापन में से बर्फ की चादरों का पिघलने से समुद्री जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे छोटे छोटे द्वीपों के डूबने की संभावना अधिक है। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, UNFCCC का COP27। इसमें संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था जलवायु परिवर्तन से महाद्वीप में उत्पन्न हो रहे गंभीर परिणाम। यह सम्मेलन 5वीं बार अफ्रीका में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया था। अब है COP27 में भागीदार रहे विश्व के प्रमुख राष्ट्रों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाने पर सहमति बनी। इसमें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP27 ने कमजोर देशों को लॉस एंड डैमेज के तहत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। COP27 में विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक नया पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। समवन महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन को तत्काल बढ़ाने के उद्देश्य से एक समन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ध्यातव्य है कि कार्यक्रम COP27 के तुरंत बाद शुरू होगा और वर्ष 2030 तक जारी रहेगा, जिसे प्रति वर्ष कम से कम 2 वैश्विक संवाद होंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 में प्रतिनिधियों ने पेरिस समझौते के तहत महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए पहले वैश्विक स्टॉकटेक की दूसरी तकनीकी वार्ता की। अगले साल COP28 में स्टॉकटेक के समापन से पहले वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा के तहत वर्ष 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में रहने वाले 4 अरब लोगों के लिए लचीलापन बढ़ाने हेतु 30 अनुकूलन परिणामों की रूपरेखा तैयार करना है। जलवायु परिवर्तन समस्या और संभावित समाधानों दोनों के रूप में जल के महत्व को प्रतिबिंबित करने हेतु जल अनुकूलन और लचीलापन पहल पर कार्रवाई कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्बन क्रेडिट उत्पादन के विकास हेतु एवं अफ्रीका में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु अफ्रीकी कार्बन बाजार पहले शुरू की गई थी। वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन, जिसके तहत पहली बार एक त्वरित ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक सभी तकनीकी को एक साथ लेकर आता है, जो अक्षय ऊर्जा को सतत विकास और आर्थिक विकास के स्तंभ के रूप में स्थापित कर सके। तो ये रहे इस चैप्टर के पूरे। अब देखते हैं इस पे आधारित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उनका भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के रूप में देख लेते हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया निम्नलिखित की वजह से है। तो किसकी वजह से है, वो है आपका, देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण, यानी उपयुक्त सभी तीनों हैं। तो इस तरह से हम डी ऑप्शन को क्लिक करेंगे यानी ट्रिक करेंगे। नेक्स्ट है भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63वें से किस स्थान पर पहुंच गया है, तो पहुंच गया है 8वें स्थान पे। ठीक, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो वो है आई स्कोर से प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, तो वो है कृषि। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें समोच्चवाद, अनुपत सस्यन, शून्य जुताई, तो ये क्या होगा, तीनों सही होगा। देखते हैं आगे कह रहा है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा से मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है, तो तीनों है। तो इसमें देखेंगे हम लोग जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है छठा
निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो संबंधित कौन सा नहीं है? सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण, जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसको इसमें हम देखना है, तो होगा इसकी स्थापना डर्बन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, तो ये गलत है, ये ऑप्शन इसका। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, ये सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 ये भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 तो 1997 में हुआ था, ठीक है। कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल, ये सही नहीं है, यानी जो डी ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो वो है, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, मिलुटिन मिलानकोविच, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई, तो कब हुई थी? 2008 ईस्वी में, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? अभी 8 हम लोग मिशन वहाँ हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें जो था, देखिए, सौर शक्ति था, वनीकरण था, नाभिकीय शक्ति ये नहीं था, यानी सी जो होगा वो इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें हम लोग देखते हैं, यह यूरोपीय संघ की पहल है, तो सही है। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया गया था, गलत है, यानी 1 और 2 सही होगा, तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? तो सभी हैं, ठीक है। कौन कौन है देखते हैं, पहले ऐसे नहीं लगा देंगे, ठीक। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यानी तीनों सही है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो वो होगा आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? तो इसमें जो कारक है उनको देखते हैं, दिया है कि जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तो ये क्या है, सही है। तैल चालित शौचालयों की संख्या विस्फोटन, तो ये भी सही है। सौर धधक में वृद्धि, तो ये नहीं है। अत्यधिक वनोन्मूलन, ये सही है, यानी 1, 2 और 4 जो है वो सही है। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ, बी इसमें क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। कब हुआ था, किस सन में हुआ था? 2015 में, ठीक। संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु सम्मेलन परिवर्तन सम्मेलन COP27 कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो मिस्र में की गई थी, ठीक। ये रहा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।